Hi friends, my name is Kanya Patel and in this video we'll study chapter number 6 World After 1945 of class 9 SS GSEB NCERT syllabus. We'll be doing the third part out of the 5. दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है। इस वीडियो में हम छठा पार्ट करेंगे वर्ल्ड आफ्टर 1945 का। ये 9वीं कक्षा की एसएस टेक्स्ट बुक में से है एनसीईआरटी जीएसईबी सिलेबस में। इस पार्ट को हमने 5 हिस्सों में विभाजित किया है। हम तीसरा हिस्सा यहाँ करने वाले हैं। So friends, in the first two parts we saw how things happened after the First World War and the Second World War. Both the superpowers, America and Russia, were trying to overcome each other's strength and become the only superpower. There was a Cold War that happened, and between these two countries, and they were trying again the same thing. But small groups started happening. These groups and countries were divided into CENTO, CETA, and NATO. UN also came into existence, but it's still trying to maintain world peace all over the world. After that, India played a great role when it got its independence. Small countries in and around Asia and Africa started to fight against Britishers and other countries whom they were being, overpowered with, and they tried their best to get the freedom, and they did get. So, post that, NAM, non-aligned movements and non-aligned policies were also created, and we'll see what happened ahead. दोस्तों पहले दो पार्ट में हमने देखा कि कैसे वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और रशिया ने ट्राई किया एक दूसरे के ऊपर हावी होकर सुपर पावर बनने के लिए, जो अभी भी आज के दिन पे भी वो लोग ट्राई कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस का भी फॉर्मेशन हुआ। वो सतत प्रयास कर रहे हैं कि शांति बरकरार रहे पूरे विश्व में। इसके बावजूद छोटी छोटी चीज़ें यहाँ वहाँ होती ही रही है। इसके बाद आपने देखा कि कैसे डिसआर्मामेंट और आर्मामेंट हुआ था कि कंट्रीज़ अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाना बंद करें। उस पर ज़्यादा दबाव डाला गया यूएन की तरफ से, लेकिन वो सत्य कितना है, हकीकत कितना है, वो आज भी एक रहस्य है। इसके बाद इंडिया को आज़ादी मिली, उससे प्रेरणा मिल के अफ्रीका में और एशियन कंट्रीज़ में भी आज़ादी की लड़ाई हुई और काफ़ी सारे देश आज़ाद भी हो गए। लेकिन ये सारे देश में से काफ़ी सारे देश नहीं चाहते थे कि ये दो में से एक भी सुपर पावर को ज्वाइन करे, और फिर उन्होंने अपना अलग से नॉन अलाइन मूवमेंट या नॉन अलाइन ट्रीटीज़ या नॉन अलाइन मूवमेंट नाम का ग्रुप बनाया, जिसमें वो लोग इन दोनों सुपर पावर से अलग रहना चाहते थे ताकि वो दोनों में वो लोग का उन पर प्रभाव ना पड़े। दे हैव देयर ओन पॉलिसीज़, उनकी अपनी अपनी पॉलिसीज़ थी। अब आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, बिफोर वी कंटिन्यू विद दिस चैप्टर, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब विद आवर चैनल ज्ञान गुरुवाणी। दोस्तों, इस पार्ट में आगे बढ़ने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारी चैनल ज्ञान गुरुवाणी के साथ सब्सक्राइब कीजिए। तो सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी। चलो, 5 4 3 2 1 0। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं पार्ट में। Partition and unification of Germany. Germany was the main cause behind both the world wars. जर्मनी एकमात्र कारण था दोनों विश्व युद्ध के पीछे। It faced a humiliation defeat in World War II. वर्ल्ड वॉर 2 में उसकी बहुत ही बुरी तरह से हार हुई, ह्यूमिलेट भी हुआ, जर्मनी बेइज्जती हुई। एज इट स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक कोलैप्स कम्प्लीटली, उसी की वजह से उसका स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से कोलैप्स हो गया। उनकी बहुत हानि पहुंची वहाँ पे आर्थिक रीत से और एडमिनिस्ट्रेटिव रीत से। There was not a single large party left in the whole of Germany that could rule the nation. एक भी बड़ी पार्टी वहाँ जर्मनी में बची नहीं जो पूरे देश पर शासन कर सके। In addition to that, there was fear that Germany would pose threat to the world once again if it emerged as a military power once again. उसके बावजूद पूरे विश्व भर में एक डर भी था कि पूरे जर्मनी पूरे विश्व के लिए एक खतरा बन सकता है अगर उसके पास फिर से मिलिट्री पावर आ गया तो। Therefore, to defeat Germany was divided into 4 administrative segments. इसलिए हारे हुए जर्मनी को 4 हिस्सों में बांटा गया। The Soviet Red Army in the later phase of the war had captured the eastern part of Germany. सोवियत रेड आर्मी जो था उसने जो फेज हुआ था वॉर के दरमियान, उसने ईस्टर्न जर्मनी के हिस्से को अपने अंदर ले लिया था।
Therefore, it was accepted that the Eastern Germany would remain under their control. इसलिए ये स्वीकार किया गया कि ईस्टर्न जर्मनी उसके उनके अंडर कंट्रोल में रहेगा. Whereas it was decided that America would control साउथ वेस्टर्न साइड ऑफ जर्मनी, और ये डिसाइड किया कि साउथ वेस्टर्न साइड का जर्मनी अमेरिका अपने कंट्रोल में रखेगा. फ्रांस वुड कंट्रोल द एरियाज नियर फ्रांस, और फ्रांस के पास जो जर्मनी का एरिया है वो फ्रांस अपने पास रखेगा. while Britain would control areas of Germany bordering Belgium and Holland, और ब्रिटेन उन एरियाज को कंट्रोल रखेगा जो बेल्जियम और हॉलैंड के बॉर्डर पर लगे हुए हैं. America, France and Britain started thinking about certain alternative arrangements. अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने कुछ और अरेंजमेंट्स सोचने की तैयारी कर दी. Meanwhile, an atmosphere of distrust and doubt had already started between two power blocs. America and other Western countries established Federal Republic of Germany. उस तरफ एक वातावरण हो रहा था जहाँ पे एक दूसरे पे विश्वास नहीं था इन दो पावर ब्लॉक्स में. अमेरिका ने एक तरफ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को एस्टेब्लिश करके फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी बना दी. दिस वॉज एडमिनिस्ट्रेटेड जॉइंटली बाय अमेरिका, ब्रिटेन एंड फ्रांस. इसका शासन मिलकर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस चला रहे थे. ऑन द अदर साइड, द सोवियत यूनियन ऑल्सो डिक्लेयर्ड ईस्टर्न जर्मनी एज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ ईस्ट जर्मनी. दूसरी तरफ ईस्टर्न जर्मनी को सोवियत यूनियन ने डिक्लेयर कर दिया कि ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है जो वो चलाएंगे, बट ऑफियस. Thus, after the war, two independent Germany states came into existence, namely Western Germany that was controlled by Democrats and Eastern Germany controlled by the Communists. तो विश्व युद्ध के बाद दो जर्मनी एग्जिस्टेंस में आए, जिनका नाम था वेस्टर्न जर्मनी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम से चल रहा था और ईस्टर्न जर्मनी जो कम्युनिस्ट सिस्टम से चल रहा था. एज जर्मनीज 3 वेस्टर्न सेगमेंट्स वर यूनाइटेड, 3 एडमिनिस्ट्रेटिव सेगमेंट्स ऑफ बर्लिन वर ऑल्सो यूनाइटेड. तो जैसे जर्मनी के 3 वेस्टर्न सेगमेंट यूनाइट हो गए, तो इस तरफ बर्लिन के भी 3 सेगमेंट्स यूनाइट हो गए थे. In a reaction to this, Soviet Union in April 1948 declared Berlin blockade. इसके परिणाम स्वरूप सोवियत यूनियन ने 1948 में अप्रैल में बर्लिन ब्लॉकेड डिक्लेयर कर दिया. This resulted into tremendous tension between the Soviet Union and the Western countries. इसके वजह से सोवियत यूनियन और वेस्टर्न कंट्रीज़ के बीच में तनाव बढ़ गया. Later on, a high wall of 42 किलोमीटर लॉन्ग वॉल सेपरेटेड वेस्टर्न एंड ईस्टर्न जर्मनी. इसके बाद एक बड़ी सी दीवार 42 किलोमीटर लंबी वेस्टर्न और ईस्टर्न जर्मनी को डिवाइड करती है. आप गूगल पे बर्लिन वॉल भी सर्च करके देख सकते हैं. यू कैन ट्राई टू सर्च हाउ द बर्लिन वॉल लुक्स लाइक एट द प्रेजेंट डेट. The communist government tried to prevent thousands of Eastern Germany citizens from jumping and entering into the free atmosphere of Western Germany. कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो ईस्टर्न जर्मनी के थे, वेस्टर्न जर्मनी के थे, वो नहीं चाहते थे कि उनके लोग ईस्टर्न जर्मनी में चले जाए जहां उनको एक स्वतंत्र वातावरण मिले. इसके वजह से उन्होंने उनको रोकने की भी कोशिश किया. Many people lost their lives in doing so. ये करते हुए बहुत लोगों ने अपनी जान भी गंवाई. After about 4 to 4.5 decades, Western Germany made an atmospheric astonishing development. 4 से 4.5 दशक बाद वेस्टर्न जर्मनी ने बहुत ही astonishing development किया. Experts consider that this as a German miracle. Experts का कहना है, विशेषज्ञ का कहना है कि ये जर्मन अजायबी है, miracle है. There was no remarkable change in the economic condition of Eastern Germany. ईस्टर्न जर्मनी के परिस्थिति में कोई आर्थिक सुधार नहीं आया. The East German communist government crushed all the hopes of its people for political freedom and rapid economic development. ईस्टर्न जर्मनी के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने लोगों की सारी आशाओं को पूरा निचोड़ के रख दिया. उनको कोई पॉलिटिकल फ्रीडम या रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं मिला. Till 1990, many important and fact-fetching changes took place in international politics. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण और संशोधनीय दूर तक होने वाले चेंजेस हुए 1990 के बाद. Owing to many reasons, the Cold War among superpowers also ended. बहुत कारणवश कोल्ड वॉर जो दो सुपर पावर्स के बीच में चल रहा था वो भी ख़त्म हो गया. These years witnessed cracked and otherwise impregnable Soviet Union. इन्हीं वर्षों के दरमियान सोवियत यूनियन जो कभी विभाजित नहीं होने वाला था उसमें भी दरारें आने लग गई. अल्टीमेटली सोवियत यूनियन वॉज डिसइंटीग्रेटेड, एंड में सोवियत यूनियन भी डिसइंटीग्रेट हो गया था.
As a consequence of it, on October 3rd, 1990, both the Germany united. इसी के परिणाम स्वरूप 3 अक्टूबर 1990 को दोनों जर्मनी एक हो गए. People broke down the German wall, and which was a symbol of German division. लोगों ने जर्मनी के वॉल को तोड़ दिया, जो जर्मन विभाजन का एक चिन्ह बन के रह गया था. दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी कहा, आप जर्मनी के वॉल को अभी देखोगे तो उसमें बहुत सारे जगहों पर मतलब एक वॉल से एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के रास्ते हैं, तो वो भी आपको दिखाई देंगे. People considered their demolition on the Berlin Wall as the end of Cold War era and celebrated the occasion wholeheartedly. लोगों ने डिमोलिशन जो किया वर्ल्ड वॉर का, उसको बहुत ही अच्छी तरह से उसको सेलिब्रेट किया, और ये कोल्ड वॉर का एंड भी रहा, और उसको पूरे दिल से उसको अपनाया. Today, unified Germany has turned out to be the strongest economic power of Europe. यूरोप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक पावर बनकर आज एक जर्मनी जो एकजुट होकर आगे बढ़ा है, वो उभर कर आया है. आफ्टर 1990, they have made tremendous efforts to be the strongest economic nation in the last decade. 1990 के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक नेशन बन के जर्मनी आगे आया है, उसमें उन्होंने बहुत मेहनत की है. Today, it has become one of the most important and leading nations in the European Union. यूरोपियन यूनियन में सबसे ताकतवर और इम्पोर्टेंट देश बन के लीड करके आगे आने वाला देश बना है जर्मनी. Disintegration of Soviet Union. During the last decade of the 20th century, Soviet Union's Prime Minister Mikhail Gorbachev's liberal policy led to the disintegration of Soviet Union, that's Russia. 20वीं सदी के आखिरी दशक में सोवियत यूनियन के प्राइम मिनिस्टर मिखाइल गोर्बाचेव की लिबरल पॉलिसी ने सोवियत यूनियन रशिया को डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर दिया था. पीसफुल डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन इज कंसिडर्ड एज द एपॉक मेकिंग इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. शांतिपूर्ण तरीके से सोवियत यूनियन का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वो एक बहुत ही प्रेरणादायक चीज़ थी. सब इन्होंने उसको सराहना भी था. Mikhail Gorbachev became the prime minister from a socialistic side on 11th March 1985. 1985 11 मार्च को सोशलिस्टिक साइड से मिखाइल गोर्बाचेव प्राइम मिनिस्टर भी बने. ही हैड अ लिबरल एटीट्यूड, उनका एक लिबरल एटीट्यूड था. रशिया हैड प्रोग्रेस ट्रिमेंडसली इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में रशिया ने बहुत ही ऊंचे और तेज़ कदम बढ़ाए थे. बहुत डेवलपमेंट हुआ था इन दो फील्ड में उनका. दे ऑल्सो हैड एक्वायर्ड कैपेसिटी टू कम्पीट विद सुपर पावर्स लाइक अमेरिका. उनमें पूरी ताकत और क्षमता थी अमेरिका जैसे सुपर पावर से कंपटीशन करने के लिए. Gorbachev adopted two policies, Glasnost and Perestroika. Gorbachev ने दो पॉलिसीज अडॉप्ट की, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोका. इन दिस वे Gorbachev इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स. इसी तरह से उन्होंने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी लागू कर दिए. इन द पीस ऑन सिंगल हैंडेड कम्युनिस्ट रूल इन द प्लेस ऑफ सिंगल हैंडेड कम्युनिस्ट रूल. सिंगल हैंडेड कम्युनिस्ट रूल की जगह पे उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी लाए. द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, द सोवियत ब्यूरोक्रेसी एंड द रेड आर्मी स्टार्टेड वीकनिंग. तो कम्युनिस्ट पार्टी का जो दबदबा था, सोवियत ब्यूरोक्रेट्स का था, और रेड आर्मी की जो ताकत, ये सारी कमज़ोर होने लग गए. इन 1990 प्रोग्रेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन बिगैन. 1990 में सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस शुरुआत हो चुका था. टूवर्ड्स द एंड, आउट ऑफ 15 स्टेट्स 14 स्टेट्स बिकेम इंडिपेंडेंट एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन केम टू एन एंड ऑन December 1991. तो 1990 के डिसइंटीग्रेशन के प्रोसेस में 14 स्टेट्स 15 में से उनको आज़ादी मिल गई, सेपरेट हो गए, और सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन ख़त्म हो गया दिसंबर 1991 को. India's contribution at the international level. India has contributed significantly at the international level during the freedom struggle and after the independence. इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पे अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, खास करके अपनी आज़ादी के बाद. इंडिया हैज़ ऑलवेज अपोज इम्पीरियलिज्म, कम्युनलिज्म एंड इविल्स लाइक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. तो इंडिया ने हमेशा इम्पीरियलिज्म, कॉलोनलिज्म एंड इविल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का अपोज किया है. कॉलोनलिज्म तो खास करके क्योंकि भारत खुद एक कॉलोनल देश रहा है ब्रिटिश शासन के दरमियान.
It has supported governments opposing such evils. ऐसे हर किसी इवल्स को सपोर्ट करने वाले गवर्नमेंट्स को भारत का सपोर्ट मिलता रहा है. इंडिया हैज़ ऑलवेज रिमेन्ड एक्टिव इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड इज़ एक्टिवली इन्वॉल्व इन ऑल इट्स एक्टिविटीज़. भारत हमेशा ऐसी एक्टिविटीज़ में यूनाइटेड नेशंस के सपोर्ट में रहा है और ऐसी हर एक्टिविटीज़ में भारत ने हिस्सा भी लिया है. India has played an important role by sending its military to support the United Nations efforts in maintaining international peace and security. भारत ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है अपनी मिलिट्री भेजकर यूनाइटेड नेशंस के सपोर्ट के लिए जहाँ जहाँ इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़े. इंडिया हैज़ वर्कड appreciably by sending military troops to countries like Gaza, Cyprus, Congo and Sri Lanka during their conflicts. भारत ने अपने सैनिक भेजे हैं जहाँ जहाँ अपने ट्रूप्स भेजे हैं जहाँ जहाँ अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं वो ऐसे देशों में जैसे कि गाज़ा, साइप्रस, कॉन्गो और श्रीलंका. इंडिया हैज़ हेल्प कंप्लाइंग इन मेंटेनिंग पीस. पूरे विश्व स्तर पर शांति रहे इसके लिए भारत ने पूरा प्रयास भी किया है. इंडिया हैज़ परसिस्टेंटली एम्फोसाइज ऑन द नीड ऑफ डिसआर्मामेंट टू अचीव द वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी. वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी के लिए भारत ने हमेशा डिसआर्मामेंट पर बहुत ही प्रभाव दिया है ताकि आर्म्स और एम्यूनिशंस को नाश किया जाए. उसमें खास करके न्यूक्लियर बॉम्ब्स की खास बात आती है. इंडिया ने हमेशा उस पर जोर दिया है. In this issue, it has taken leadership in debates world around and in making useful suggestions. इसके लिए विश्व के स्तर पर जितने लीडरशिप्स हैं उनके साथ डिबेट कर उनका सजेशंस लेकर अपने सजेशंस देकर उनमें प्रभावित भी किया है. India has expressed the desire of the entire humanity for peace by presenting a proposal for total nuclear disarmament in United Nations General Assembly. भारत ने अपना विचार रखते हुए पूरे इंसानियत को शांति मिले इसके लिए ये प्रस्ताव रखा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट कम्प्लीटली होना चाहिए. तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स विश्व में पूरे देश में सारे देशों में किसी के पास होने ही नहीं चाहिए. To spend the money in the upliftment of poor people in other countries instead of using money in creation of nuclear weapons and military has always been a demand from India in the United Nations. United Nations ने भारत ने हमेशा ये प्रस्ताव रखा है कि वो हर किसी देश में गरीबों को ऊपर कैसे लाए उस पर ज़्यादा पैसे खर्च करे ना कि न्यूक्लियर वेपन्स और मिलिट्री पर. World peace has permanently remained India's primary concern for the foreign policy. For its foreign policy, भारत की फॉरेन पॉलिसी में विश्व की शांति हमेशा उच्च स्तर पर उनके दिलो दिमाग में रही है और यही प्रस्ताव उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में हमेशा रखा है. India has always remained active to achieve an atmosphere of cooperation, trust and understanding amongst nations. भारत ने हमेशा विश्व को याद दिलाया है और एक्टिव रहा है कि एक वातावरण रहे जहाँ कोऑपरेशन, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग हो देशों के बीच में. Friends, the third part of this chapter finishes over here. If you have any doubts, please revisit the video again. दोस्तों हमारे इस चैप्टर का पार्ट का तीसरा हिस्सा यहाँ ख़त्म होता है. अगर आपको कुछ डाउट है तो वीडियो फिर से प्ले ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे. जय स्वामीनारायण.